कि आपने इंडस्ट्री में पहला कदम कितनी एज में रखा? उस वक्त मेरी जो एज थी ना 12 साल, आर्ट की दुनिया में दाखिल हुआ। पर उस वक्त जो दौर था इतना खूबसूरत था। हर बंदे ने चूड़ीदार पजामा पहना हुआ है, बोस्की की कमीज पहनी हुई है। फिर उसके बाद दौर आया मोहम्मद अली साहब का, वहीद बरात का, फिर नदीम साहब का दौर आया। अब जो दौर गुजर रहा है जी, वो बड़ा डेंजरस है। कहते अल्लाह अल्लाह के अल्लाह लम्बा मीम नल मोहम्मद ते मीम नल मां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना खान। प्रोग्राम आज के मेहमान विद हिना खान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के जो मेरे मेहमान हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। बेशुमार फिल्में, बेशुमार ड्रामाज, सुपर डुपर हिट जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री को दिए। बहुत बड़ा नाम जिनको आप बड़े अच्छे से जानते हैं और पहचानते हैं। बहुत अच्छी शख्सियत और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से वो जैसे काम करवाते हैं, उनका एक अंदाज अलग सा है। जी हाँ, आपकी मुलाकात करवा रही हूँ सुहेल टोनी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं शुक्र अल्लाह का। टोनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती टाइम हमें दिया। सबसे पहले हम आपके शुक्रगुजार हैं। सर जी, मेरा पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने इंडस्ट्री में पहला कदम कितनी एज में रखा? उस वक्त मेरी जो एज थी ना 12 साल, बीइंग ए आर्टिस्ट, कमर्शियल आर्टिस्ट और स्टिल फोटोग्राफर के रूप में मैं इस इंडस्ट्री में आया। तो बड़े बड़े ना, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में आते साथ ही ना आपको बड़ा होता है कि यार आप एक्टिंग करो। नजरुल इस्लाम साहब ने भी कहा मैं आपको मिल लेता हूँ। और जैसा कि मैं देखता रहा सबको, तो आर्ट की दुनिया में दाखिल हुआ। पर उस वक्त जो दौर था वो इतना खूबसूरत था, इतना मुतासर करने वाला था कि हर बंदे ने चूड़ीदार पजामा पहना हुआ है, बोस्की की कमीज पहनी हुई है। और जब वो बात करते थे ना, दलपत साहब, संतोष साहब, रियाज साहब, खलील कैसर साहब, ये बड़े बड़े नाम, किसी को खबर नहीं होती थी कि बात क्या करे। इतने लाइट छोटी सी बात करते थे। उसके बाद कट करके एक दौर आया, ओए इधर आ। फिर दौर आ गया चपड़ासियों का। चपड़ासी जो है ना, कुर्सी के ऊपर टांग रख के बैठे हुए हैं। तो कोई मौजूद आदमी अगर आया भी है तो उसको अच्छे तरीके से ना डील नहीं किया। इतने अच्छे आदमी, तरफा साहब, संतोष साहब, ये जो लोग थे बड़े लोग थे। फिर उसके बाद दौर आया मोहम्मद अली साहब का, वहीद बरात का, फिर नदीम साहब का दौर आया। नदीम साहब छा गए। उसके बाद एक दौर आया आंसू फिल्म का, उसमें शाही साहब आए, उन्होंने कमाल कर दिया। और अब जो दौर गुजर रहा है जी, वो बड़ा डेंजरस है। डेंजरस किस हवाले से, थोड़ा सा आप हमें जरा खुल के बताएं। डेंजरस इस हवाले से कि अब ना तो कोई इज्जत करने वाला है। अब जब आप किसी इतने बड़े आदमी के साथ मिलाते हैं कि ये फरदौस जवान है, कौन है, तो कहीं ना सर ये कौन है, तो हम जब करीब होते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। आज तक जितनी फिल्में मैंने बनाई, जितने भी ड्रामा बनाए, उसका अल्लाह ताला ने मुझे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनाया। अब जब बदतमीजी का दौर आया तो मुझे जब कोई चीज मेरी क्लिक होती थी या कोई मेरा ड्रामा क्लिक होता था तो कुछ लोग आते थे मुझसे ड्रामा या फिल्म बनाने के लिए, तो मैं नहीं बनाता था। अच्छा, इनकार कर देते थे आप? इनकार कर देता था, फेस टू फेस इनकार। इन सेंस ये कर देते थे। वो आते थे भूखे नंगे, इस सेंस में भूखे नंगे क्या रीमा के लिए महले दी, सेंस उनकी दूसरी। हाँ जी। मैं फिर गुस्सा कर जाता था, मैं बड़े बाप का बेटा हूँ,
जिनको लोग ताता का दीवाना कहते थे। अभी भी मेरी जो छोटी सिस्टर है वो MP है। तो वक्त गुजरता रहा, वक्त को देखते रहे, लेकिन जब मैंने हसन तारक साहब को देखा ना, जिन्होंने उमराव जानता, अंजुमन, तहजीब, ये जब फिल्में बनाते थे तो मेरे दिल में आता था कि मैंने ये बनना है। उसके बाद मैं डायरेक्टर बना। जब मैंने पहली दफा डायरेक्शन में कहा था स्टार्ट साउंड, कैमरा और एक्शन जब बनेगा, तो मुझे ऐसे लगा कि ये बहुत मुश्किल काम है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। अच्छा। कि यार मैंने कौन सा काम पकड़ लिया है, इतना मुश्किल। तो डायरेक्शन जिसका नाम है ना, वो बहुत ही मुश्किल काम है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि राइटर, प्रोड्यूसर, हीरोज, इन सब में से डायरेक्शन सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल है। तो आपने वो सिलेक्ट की। जी। सबसे जो आपका बेस्ट वो कौन सा है? व्यापार जियो पे चला। इसकी कास्ट जो थी इसके बाद ना मेरे पास दो के राइटर, मेरे पास भी खलील रहमान कमर साहब थे जी। मेरे पास तुम के राइटर भी खलील रहमान कमर थे। मुझे लोगों ने बड़ा गुस्साया कि भाई ये तुम्हारा है, कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे भी लिखा हुआ दिया और ये उसका राइट है कि वो अपने जेल की खुफिया जो करे। उसके बाद माही बनाया, बहुत ड्रामे बनाए। अच्छा सर, आपने काफी सारा एज ए डायरेक्टर काम किया, ड्रामास बनाए, स्टार बनाए। सर कभी आपका दिल नहीं चाहा कि 12 साल की एज में आपने कदम जमा ली अपने, कभी हीरो बनने का ख्याल नहीं आया? वो ऐसा है कि जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मेरे घर में बड़ा शीशा लगा हुआ है, तो मैं शीशे के सामने जब खड़ा होता था ना, तो मुझे लगता था तो हीरो नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं कभी। मुझे जीवन साहब एक इंडिया के एक्टर है, जी। कुछ लोग मुझे जीवन समझते थे, लेकिन ये भी बड़ा मुश्किल काम है। टोन, टेम्पो। खलील रहमान कमर साहब ने मुझे बड़ी कोशिश की अपनी सीरियल में काम करवाने के लिए, लेकिन मेरे में वो पैशन नहीं था। मेरे में यही था कि मैं डायरेक्शन करूं। लेकिन अब जो जिंदगी का मजा है ना, दिल करता है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। दिहाड़ियाँ लगाने आए हुए हैं तो दिहाड़ियाँ लगा के वापस चले जाते हैं। ये जो अभी मतलब आपने पीक टाइम देखा है शोबिज़ का जी, अभी जो हालात हैं इनमें कैसे मतलब काम लोग करें और फिर से हम वैसे ही हमारी इंडस्ट्री पीक पे आ सकती है? जब तक मुगलोर रोड में जो टूट गए सिनेमे, जब तक मुगलोर रोड के सिनेमे वापस नहीं आए, उस वक्त तक हमारी इंडस्ट्री जो है ना वो आगे नहीं बढ़ सकती। क्योंकि 200 की 300 की टिकट हो, तो जब हम ये जो सनी फ्लेक्स सिनेमे हैं इसमें अफोर्ड नहीं करते। अब फिल्म जो है ना वो एक टेम्पो का नाम है, तो टीवी जो है ना वो मिनटों का काम है, एने मिनट की ड्यूरेशन हो गई है। तो फिल्म इंशाल्लाह ये जो बच्चे, गुत वाले बच्चे, निकरे पहनने वाले बच्चे, सबसे पहले इनको अक्ल आनी चाहिए, तमीज आनी चाहिए। काम तो कैमरामैन भी कर देता है, एक दफा इंडस्ट्री उठेगी जरूर। मैंने जिसमें पैशन देखा है ना कि इसके अंदर एक पैशन है, उसको मैंने जरूर लिया। ड्रामा हो, फिल्म हो, कुछ भी हो, काशिफ अबू, शान, बाबर अली, बहुत सारे लोग, इफ्तिखार ठाकर, ये सबको अल्लाह का शुक्र है मैं लाया हूँ। आपकी बात से एक सवाल मुझे याद आया कि मैं आपसे करूं और ज़रूरी है। काफ़ी सारे सीनियर हमारे एक्टर्स और फीमेल भी हैं एक्ट्रेस जिनको आपने सिखाया है। सर मेरे सुनने में आया कि आपका थोड़ा तरीकाकार थोड़ा टफ है। क्या इस तरह का है कि सेट पे आप किसी को पीट भी देते हैं या गुस्सा करते हैं? कोई इस तरह का सीन किसी को आपने मारा हो, सेट पे मार के सिखाया हो किसी को? आप जब भी उसको एक रिटेक, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी रिटेक हुई है तो थोड़ा सा बंदा पसंद हो जाता है। फिर मैं लाइट मूड में उसको पूछता की प्रॉब्लम है, रोटी खाती है जी, चाय पीती है जी, तो कहते जी हाँ जी रोटी भी खाती है, चाय भी पीती है। की तकलीफ है, डायलॉग को क्यों नहीं अच्छा बोलता पाया? डायरेक्टर का काम है कि जो
वो लेके आया जेल में, जो राइटर के साथ आपकी डिस्कस के बाद सीन लिखा गया है, तो कम से कम उसके ऊपर तो रो। अभी अरीश चौधरी है जी, जो मैंने उसको बाही ड्रामे में लिया, जी जी, उसमें तकरीबन बाही ड्रामे में तकरीबन नए आर्टिस्ट है, आप भी थी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये चलता रहेगा जिंदगी का सिलसिला, अच्छा, अच्छे भी आते रहेंगे, बुरे भी आते रहेंगे, लेकिन मैं ना बहुत प्यार से समझाता हूँ। सर आपका काम के साथ जुनून और इश्क बड़े, इश्क का नाम ना ले, काम के साथ आपका जुनून जो देखा है, मैं भी आपका काम देखा है, आपके साथ काम किया है और मैंने सुना भी है, वो खाना पीना हर चीज भूल जाते हैं, जो उनको वो सीन चाहिए वो चाहिए, चाहे पूरा दिन पूरी रात गुजर जाए, जब तक वो चीज टोनी साहब को नहीं मिलनी, सीन होके नहीं होना, पैकअप नहीं होना। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, क्योंकि इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे प्रोड्यूसर बनाया हुआ है, ताकि मेरे पीछे आके खड़ा होने वाला ये भाजिया नहीं सीन है जी, तो ये अल्लाह ने मुझे बचाया हुआ है। अभी आपका कोई न्यू प्रोजेक्ट जिस पे आप वर्क कर रहे हैं? मोहब्बत बैंक। मोहब्बत बैंक। बैंक। अब मोहब्बत बैंक जब मैं किसी को कहता हूँ तो कहते हैं मोहब्बत बैंक। वो इसलिए है कि मोहब्बतें सारी इकट्ठी होती है एक जगह पे। किसी बेटी की शादी है या किसी के घर फौतगी है, वो बैंक जो है ना उसका एक सरबराह है जो उसको हैंडल करता है, तो इसलिए ड्रामे का नाम है मोहब्बत बैंक। टोनी साहब का एक पैगाम हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए, न्यू जनरेशन के लिए। जी सर। हर बंदा कहता है जी कि न्यू टैलेंट को क्यों नहीं आगे लाया जाता। अगर न्यू टैलेंट के लिए 2-4 करोड़ रुपया खर्च करता है, इस दौर को खर्च करता है जी, तो वो जो न्यू टैलेंट है उसका वजन उतना नहीं होता जो रोल होता है। तो लिहाजा सबसे पहले जो नया आने वाला है ना, घर से इंसानियत सीख के है, उसी के अंदर सारी एक्टिंग है। माँ की इज्जत करे, बाप की इज्जत करे, कहते अलफ ना अल्लाह के अलफ ना अम्मा, मीम नाल मोहम्मद ते मीम नाल माँ, तो माँ बाप की इज्जत करे और जो उस्ताद है जो आपको लेके आया है उसकी भी रिस्पेक्ट करे, फिर इंडस्ट्री को बड़े पाव लगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। तो नाजरीन, आज का मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अपनी होस्ट हिना खान को दें इजाज़त, नेक्स्ट आपको फिर मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।